अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल इस कहानी का आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी का आज पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूं। मारुख की सच्ची कहानी, किस तरह उस जिनज़ादे से उसकी ज़िंदगी आज़ाद हुई, लेकिन क्या उस शर्त पे जो उसने शर्त रखी थी, इसकी शादी कहीं पे भी आप लोग नहीं करेंगे, इस शर्त पे मैं इसके वजूद को छोड़ूंगा। कल मैंने कहानी सुनाई लेकिन लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो जो एक मारुख के अंदर हाज़िरी हुई थी, और असल में जहाँ जो आपको मैंने शुरू में कहा था पार्ट 1 में कि जिन्नात जब इंसान को इंसानी वजूद में अपने साथ लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? क्या वो इंसान के हमजाद को साथ लेके जाते हैं या इंसान को इस अंदाज में हड्डियों का ढांचा बना देते हैं कि वो ना जिंदा लोगों में शुमार होता है ना मुर्दा में शुमार होता है, क्योंकि सांस चल रही होती है, लेकिन इस अंदाज में वो बिस्तर पे पड़ा होता है कि जिंदा लोगों में एक मुर्दा शख्स। तो फिर वो किसको अपने साथ लेके जाते हैं? उसके हमजाद को, या उसको मार के उसकी आत्मा को, या उसी के वजूद को, उसी के वजूद के साथ ही जिस तरह इंसान एक फिज़िकली एक जिस्म है और उसी जिस्म के साथ ही उसी दिमाग के साथ ही अपनी उस जगह पे लेके जाते हैं। तो ये आज पार्ट 2 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा शुरू में ही कि आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जब कहानी ख़त्म हो आप लास्ट में भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब जब मैं गांव गया हुआ था तो वहाँ जैसा कि मैंने बताया कि कॉल आई और मारुख के अंदर हाज़िरी थी, और मैंने पढ़ाई की और उसको कहा रिलैक्स रिलैक्स। तो उसकी आंखों में देख के उस शख्स को कह रहा था जो इंसान नहीं आग का बना जिनज़ादा था कि ठीक है आप ताकतवर हो लेकिन रिलैक्स रिलैक्स, हमने लड़ना नहीं है, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। टाइम उनके साथ लाइन अप हो गया और मैं पहुंच गया लाहौर। अब वो दिन, वो मरहला आ पहुंचा जब उनके साथ मेरी बात होनी थी। मुझे याद था, रिमाइंडर लगा होता है मोबाइल पे जब इस तरह के इमरजेंसी केस होते हैं कि जी फ़लाँ के साथ मीटिंग है और ये वाला मैटर है। जब उसको मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसा मरहला है जिसमें मुझे पूरी भरपूर तैयारी करनी होगी, और तैयारी करने के बाद उस ताकतवर जिनज़ादे से बात करनी होगी जिसका वजूद पे कब्ज़ा है। उससे पहले बहुत कुछ तैयारी करनी होती है, गुस्ल करना होता है, और उसके बाद मुसल्ले पे बैठ के बहुत कुछ उससे पहले पढ़ना होता है। इसको तैयारी कहते हैं। वो जब सारा अमल वो पढ़ना मैंने कर लिया तो उसके बाद उनको कॉल मिलाई, उन्होंने कहा जी बुला लें। मैंने कहा नहीं, इससे पहले एक तैयारी कर ली जाए कि आप डोरी होगी आपके घर में। उन्होंने कहा पूछा किस तरह की, तो मैंने उनको बताया इस तरह की जो डोरी होती है ब्लैक से कलर की और इस तरह बांधने के लिए। उन्होंने कहा जी मंगवा लें, वो तो नहीं है। तो मैंने कहा जी ज़रूर, उसको फौरी तौर पे मंगवा लीजिए, एक मुझे डोरी चाहिए, उसके पीसेस कर लीजिए, 7-8 पीस कर लीजिए, इतने लंबे लंबे के हाथ या पाँव पे बांधने पड़े तो ईज़िली उस डोरी को हम बांध सकें, और गिरह भी उसके अंदर लगानी है। और इस तरह की कुछ और हिदायत थी, वो मैंने उनको दे दी। उसके बाद जो सबसे अहम काम करना होता है इस तरह के मामलात में, कल मैं तफसील से इसलिए नहीं बता सका था कि मैं 1 घंटा हो गया था, थक गया था, तो मैंने फिर यहाँ से जल्दी जल्दी सुनाई थी। तो आज मैं आपको ये भी तफसील से सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था फिर कभी सुना दूँगा, तो आज सुना देता हूँ। तो उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको पानी दम करके देता हूँ, इस पानी को घर के चारों कोनों के अंदर डाल दीजिए, बाथरूम के अंदर नहीं डालना, दरवाज़ा बंद करके बाथरूम के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे डाल देना है। छत पे भी डालना है, छत के यानी कि एक छत के ऊपर जाके होता है, एक कमरे के अंदर खड़े होकर छत की तरफ फेंकना है, ज़मीन की तरफ भी फेंक देना है। मैंने पानी दम किया, उनको पानी दिया, उन्होंने पानी का छिड़काव कर लिया, जो जो मैं उनको कहता रहा वो करते रहे, और टाइम से पहले मैं उनसे रब्ता कर रहा था और मैं उनसे रब्ते में आ गया था। उसके बाद वो मरहला आ पहुंचा। मैंने कहा जी ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, कैमरे को किसी ऐसी जगह पे इस अंदाज़ में रख दीजिए कि कोई पकड़ना चाहे उस टाइम पे, अगर वो कोई ख़राबी हो जाए तो फौरी तौर पे उसको पकड़ ले।
एक आपने काम जो सबसे अहम होता है वो ध्यान रख लीजिए, आपका नेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी हमारी बात होगी ये वीडियो कॉल के ज़रिए होगी, व्हाट्सएप की जो वीडियो कॉल होती है, लेकिन इसमें अगर नेट बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई भी और नंबर एहतियातन मुझे पहले दे दीजिए जिससे आप फौरी तौर पे मुझे कॉल करेंगे। हो सकता है इस मोबाइल की सिम के ज़रिए आप मुझे कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल, और अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो क्या होगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता हाज़िरी हो चुकी है और आपकी कॉल दरमियान में ही डिस्कनेक्ट हो जाती है तो मामला वहीं पर रुक जाएगा और पहले से ज़्यादा खौफनाक हो जाता है उस बंदी या बंदे के लिए भी जिसके अंदर हाज़िरी हुई है और घर वालों के लिए भी, क्योंकि वो जो आमिल था, पढ़ रहा था, वो तो चला गया, तो वो जो भी शैतान उसके वजूद के अंदर होता है वो सबको नुकसान पहुँचाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये एहतमाम होते हैं जो पहले करने होते हैं। 2-3 नंबर जिनके अंदर उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक बैलेंस करवाया हुआ था, नेट पैकेज उनका था कि अगर खुदा ना खास्ता इसकी कॉल बंद हो जाती है, बैटरी मसला हो जाती है, तो दूसरे मोबाइल से फौरी तौर पे, और वो मैं अपने पास लिख लेता हूँ कि ये डिस्कनेक्ट हो तो फिर आप इससे कॉल कर दीजिएगा, इससे कॉल लीजिएगा, क्योंकि मैं हर वक्त कॉल अटेंड, अब इस तरह का जब मैटर हो रहा होता है तो अब बाकी कॉलों को तो नहीं अटेंड कर सकते, हो सकता है कोई और कॉल आ रही हो बीच में, तो मैं कैसे उसको अटेंड करूँ, तो इसलिए उनके नंबर मैं लिख लेता हूँ, देखता हूँ उसी नंबर से आ रही है तो अटेंड करना होता है। आज आपको तफसील से बताता हूँ। उसके बाद ही उन्होंने एक जगह पे कैमरा लगा दिया और उससे पहले मैंने कहा मुझे विज़िट कराइए, कौन सा कमरा है जहाँ पे मारूख है, जहाँ पे वो रहती है, बताओ मुझे, सारा कुछ चुके थे। तो एक शख्स ने वीडियो कॉल हमारी हो गई और उन्होंने कहा जी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैमरा ऑन करके वो अपने घर का मुझे दिखाते हुए कि ये घर है, ये कमरे हैं, ये दीवारें हैं, सारा मंजर, ताकि मुझे समझ आ जाए। और वो कैमरा लेके उस कमरे के दरवाज़े के बाहर गए जिसका दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उन्होंने उस दरवाज़े को खोला तो अंदर, कमरे के अंदर घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। उस दरवाज़े को खोलने के बाद उन्होंने उसके अंदर रोशनी पैदा की ताकि उस कमरे के अंदर लाइट जला दी ताकि मैं उस कमरे को देख सकूं। और सामने ही एक चारपाई पे मेरी निगाह पड़ी तो उसके ऊपर मारूख लेटी हुई थी। अब मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे मारूख से बात करूं, मुझे पूरे कमरे को दिखा दीजिए। उन्होंने पूरे कमरे की तरफ कैमरा घुमाया, ऊपर नीचे, छत, यहाँ तक कि फर्श, उस चारपाई के नीचे क्या है मैंने कहा वो भी मुझे दिखाइए। मुझे उन्होंने सारा एक दफ़ा विज़िट करा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, इस कमरे में नहीं, हम इस कमरे में नहीं कुछ करेंगे, ये कमरा हैवी हो चुका है और क्योंकि उसका उठना बैठना खाना बिछाना वहीं पे ही, उसका बिस्तर पे ही सिलसिला था, वो वाशरूम तो नहीं जाती थी। तो मैंने कहा यहाँ गंदगी है, नापाक है ये कमरा, आप इनको बाहर लेके आइए। तो वो डरे हुए भी थे कि क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने कहा बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ कोई आप पे हमला नहीं होगा, कोई आप पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग, जब वो मुझे उसका कमरा दिखा चुके और उन्होंने कहा जी इसको उठाएं, मैंने कहा नहीं, मैंने देख लिया, इससे पहले आप सब बाहर आ जाइए और मैं ताकि आपका हिफाजती हिसार बांध सकूं। खुदा न खास्ता इसके वजूद को छोड़ने के बाद गुस्से में वो किसी और के भी वजूद में जा सकता है। ये कहानी सिर्फ मारूख की नहीं है, अमूमन ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। जब किसी के अंदर हाज़िरी करानी हो तो उससे पहले क्या कुछ किया जाता है वो मैं आपको आज सारा बता रहा हूँ। तो उसकी फैमिली को, सबको मैंने हिसार किया और पढ़ने के बाद उन सब पे दम किया, फूंक मारी। जब सब पे फूंके हो गई तो फिर एक पानी पढ़ा गया। उस पानी के एक ही गिलास को कहा गया सब थोड़ा थोड़ा पी लें। उस पानी को सब ने थोड़ा थोड़ा पी लिया, यूं उन सब का हिसार हो गया। अब ये ख़तरा नहीं था कि वो जिन ज़्यादा निकलने के बाद किसी और वजूद को अपना मस्कन बना लेता, अपना ठिकाना बना लेता। घर का भी दायरा कड़ा हो चुका, पानी का छिड़काव हो चुका, उनका भी हिसार हो चुका। अब वो मंजर, अब वो लम्हा कि मैंने कहा अब आप इनको बाहर लेके आइए। वो लोग मारूख को बाहर लेके आए। कैमरा एक जगह पे फिक्स है, लाइट का बंदोबस्त हुआ है और मैं सामने बैठा हुआ हूँ। मैं नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था, मुसल्ला बिछाया हुआ था और मेरे पास पानी रखा हुआ था और मैंने कुछ एहतमाम होता है, दिए वगैरह जलाने होते हैं, कुछ दिए जलाए हुए थे, अगरबत्तियाँ जलाई हुई थी
और मैंने जो अपना कमरे का लाइट होती है वो इस तरह के, उसके लिए घुप अंधेरा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, मध्यम सी लाइट यानी धीमी लाइट रखी जाती है जिसमें दिए भी जलते हुए नज़र आए, अगरबत्ती भी नज़र आए, और मैंने एक ख़ास खुशबू भी लगा रखी थी। जैसे ही वो उसको लेके आए तो एक मुर्दा ढांचा जिसके अंदर सांस चल रहा था, दिल की धड़कन थी, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी, ऐसे गर्दन गिरी पड़ी थी, और उसको इस अंदाज में लेके आए कि वो चलती हुई नहीं आ रही थी, उसके पाँव ज़मीन से घिसटते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसको इस अंदाज में लेके आ रहे थे कि वो चल नहीं सकती थी। तो जब मैंने उसको देखा, वो उसको लेके आ रहे हैं, दो बाजुओं से, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से उसको बाजुओं से पकड़ा हुआ था और उठा के लाया जा रहा था कि उसके पाँव ज़मीन पे थे और पीछे की तरफ ऐसे टकराते हुए, ज़मीन से टच होते हुए आ रहे थे। उसको सामने लाया गया। उन्होंने कहा जी अब बताएं। मैंने कहा इनको ज़मीन पे नीचे बिठा दीजिए। बाकायदा वहाँ पे कपड़ा बिछाया गया और उसके बाद उस कपड़े पे मारूख को बिठा दिया गया। अब जब मारूख को बिठाया गया तो उसका वजूद अभी भी इस काबिल नहीं था कि अपने सहारे बैठ जाए। अगर वो उसको छोड़ते तो वो पीछे गिर जाती, यानी ऐसी मदहोशी की सी हालत में थी कि उसकी आंखें तो खुली हुई थी, नॉर्मल आंखें थीं, लेकिन गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, सांस चल रही थी, वो सांस ले रही थी, उसकी आंखें कहाँ देख रही थी कोई पता नहीं था। वो पलके झपकाए बगैर एक तरफ गर्दन को एक तरफ डाले ऐसे बैठी थी, जिसको वजूद का दोनों तरफ सहारा था कि अगर सहारा छोड़ दें तो पीछे जाके धड़म से गिर जाए। मैंने उनसे कहा फौरी तौर पे अगरबत्तियां जला दीजिए। जैसे ही उसको बिठा दिया गया, बाकी लोगों को जिस तरह मैंने जिम्मेदारी की गई थी उन्होंने उसी वक्त अगरबत्तियां जला दी और एक दिया भी स्पेशल मेरे कहने पे सामने जला दिया गया। पानी का इंतमाम था, डोरियों को काट के एक मखसूस साइज़ जो मैंने उनको बताया था उन्होंने साइड पे रख लिया था, और एक पानी जो मैंने कहा था जग भर के रख लें, अगर मुझे दम करना होगा मैं इस जग पे दम करूँगा। मारूख सामने बैठी है और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था तो मारूख बिल्कुल बेजान सी एक ढांचा सी लड़की, जिसकी बाकायदा हड्डियां चेहरे पे नज़र आती थी कि चेहरे पे गोश्त नाम की चीज़ बराए नाम है, हड्डियां आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका चेहरा नज़र आता था कि बहुत हसीन व जमील रही है जब तक इसके वजूद पे एक जिस्म था। यह खुराक खाती थी, चलती फिरती दौड़ती भागती थी, एक बहुत ही हसीन और जमीन लड़की थी, लेकिन अब सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा। और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया तो मैंने देखा उसकी ढलकी हुई गर्दन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इस अंदाज में आहिस्ता कि मेरी आंखें मुसलसल उसी लड़की की हर उस हरकत पे थीं, क्योंकि अलर्ट रहना होता है। उसकी गर्दन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता के महसूस नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ आ रही है, लुढ़कती हुई गर्दन ऊपर की तरफ आ रही है। आहिस्ता 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 गर्दन होती होती गर्दन उसकी सीधी हो गई। अब उसकी गर्दन जैसे ही सीधी हुई तो आँखों का अंदाज़ अभी भी ऐसे है कि वो देख तो रही है, लेकिन कहाँ देख रही है, सामने मेरी तरफ ही आंखें हैं, लेकिन नहीं पता वो मुझे देख रही है या ख़यालों में कहीं गुम है, कहीं और खोई हुई है। अभी सिर्फ उसकी गर्दन सीधी हुई है और वो सामने बग़ैर पलकें झपकाए टिकटिकी बांधे देखी जा रही है। और मैं पढ़े जा रहा हूँ कि मैंने देखा कि उसके वजूद के अंदर बाकायदा झटके लगे हैं। जैसे वजूद ऐसे इंसान हिलाता है, उसने अपने ऐसे वजूद को हिलाया है और फिर साकित हो गया है। मेरी तरफ वो देखी जा रही है, फिर उसने दूसरी दफ़ा वजूद को हिलाया है, साकित हो गया है। मैं पढ़ता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा जैसे उसने वजूद को हिलाया तो उसका वजूद झटके मारना शुरू हो गया, उसके वजूद को झटके लगने शुरू हो गए। इस अंदाज में झटके लगने शुरू हो गए कि उसने एक मुंह से ज़ोरदार चीख मारी और पकड़े हुए जो लोग साथ में बैठे हुए थे उनको इस अंदाज में धक्का मारा कि वो दोनों साइड पे हो गए। समझ गए थे अब वो एक ढांचा बनी, एक हड्डियों का वो ढांचा जिसके अंदर कतअन मामूली सी भी ताकत नहीं थी। अब वो एक ताकतवर शेरनी बन चुकी थी जिसने यूं झटका दिया और वो बाकायदा झटका इतनी जोर का था कि वो साइडों पे हो गए और उसका वजूद अभी भी हिल रहा है, लेकिन आंखें आहिस्ता आहिस्ता लाल होती जा रही थी।
यहाँ तक कि वजूद के झटके लेते लेते उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से यूं हिलाया, वो बाल जो कब के नहीं धुले हुए थे, उलझे हुए बाल से थे, अजीब से अंदाज में बिखर गए। और अब वो गर्दन को उसने हल्का सा ऐसे नीचे किया और टिकटिकी बांधे यूं देखे जा रही है। अब उसकी आंखों का देखना बताता है कि पहले वही आंखें सामने ही देख रही थीं, लेकिन ये नहीं पता लगता था कि सामने वाले को देख रही हैं या किस सिम देख रही हैं। लेकिन अब आंखों के देखने से क्लियर पता लगता था कि वो सामने बैठे हुए शख्स को, जो कैमरे पे उनको नज़र आ रहा था, वीडियो कॉल थी, मैं उसको सामने कैमरे पे नज़र आ रहा था, वो मुसलसल मुझे देख रही थी। लेकिन उस लम्हे उसके अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हो गई। और ये आवाज़ का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। ये खूंखार अंदाज में गरजदार आवाज़ एक लड़की के गले से एक मर्दाना भारी भरकम आवाज़ आ रही थी, जो इस अंदाज में गुर्रा रहा था, लेकिन अभी तक बोला कुछ नहीं था और गुर्राए जा रहा था। आंखें एकदम देखते ही देखते ऐसी लाल सुर्ख हो गई कि कोई भी देखे तो एकदम डर जाए कि इतनी खौफनाक आंखें, जो धंसी हुई हड्डियों के अंदर छोटी छोटी आंखें थी, इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी आंखें बन चुकी थीं कि मैंने पढ़ते पढ़ते जब अंदाज़ा लगा लिया कि अब बिल्कुल वो रेडी हो चुका है, तो मैंने पहला जो जुमला कहा, अस्सलामु अलैकुम, पढ़ाई रोकी और पहला जुमला कहा अस्सलामु अलैकुम। वो गुर्राता रहा। कल मैं ये चीज़ें स्किप कर रहा था, मतलब मैंने कहा नहीं बताता, लेकिन मैंने वही फैसला किया कि मैं बता देता हूँ। तो उसको जब कहा गया अस्सलामु अलैकुम, दूसरी दफ़ा भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी दफ़ा फिर उसको गुस्से के से हालत में कहा गया अस्सलामु अलैकुम, और तीसरी दफ़ा इस अंदाज में उसको सलाम करने से उसके अंदर से एक आवाज़ आई, क्लियर था वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अंदाज़ ऐसा ही था जिस अंदाज में मैंने आपको कहा, एक मर्दाना भारी भरकम आवाज़। गुस्से में सलाम किया गया, क्योंकि मैंने उसे कहा तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे ऊपर सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, सलाम का जवाब दो। ये मैंने दूसरी दफ़ा उसको क्लियर कहा। तब तीसरी दफ़ा मैंने गुस्से से कहा, ये एक इमोशनल वो होता है कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ठीक है ना, जवाब दो, और मुझे पता था मुसलमान है। तो उसने तीसरी दफ़ा मेरे इस जुमले कहने पे, अगर मुसलमान हो तो तुम्हें जवाब देना चाहिए, और उसने गुस्से में वालेकुम अस्सलाम कहा। उसके बाद मैंने पूछा आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं उसको आप करके मुखातिब कर रहा था। मैंने कहा आपका नाम क्या है। उसी तरह आंखें, उसी तरह खामोशी, कोई जवाब नहीं। मैंने दूसरी दफ़ा फिर उससे मुखातिब हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है। वही आंखें, वही गुस्सा, वही देखते हुए। तब मैंने उसे कहा मुझे पता है आपको बुलाना अच्छा नहीं लगा, आप इस वक्त भी शदीद गुस्से में हो और आप शदीद गुस्से से मुझे घूर रहे हो, लेकिन मैं आपसे हम कलाम होना चाहता हूँ। और आपको पता है मेरे पास भी अल्लाह का कलाम है। आप मेरी भी ताकत का अंदाज़ा लगा चुके हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस कबीले से आपका ताल्लुक़ है, बहुत ही ताकतवर कबीले से आप ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन मैं भी अल्लाह के उस कलाम के साथ मौजूद हूँ जिसका मैंने भी ज़िंदगी में इतना वज़ाइफ उसके कर रखे हैं, उसके ऐसे चिल्ले कर रखे हैं कि आप भी जानते हो पीछे कौन है मेरे। तो इसलिए आपको मुझसे हम कलाम होना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरन मुझे फिर वो कुछ पढ़ना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे होगा, और आपको उससे और गुस्सा आएगा, शदीद गुस्सा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो गुस्सा मैं ना दिलाऊँ और आप ना पढ़ो। तो एक अच्छी तरह मैं आपसे रिक्वेस्टिंग अंदाज में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, भरपूर इल्तिजा करता हूँ कि आप अपना नाम बताइए और मुझसे हम कलाम होइए। तो बग़ैर कुछ कहे जैसे ही मैं खामोश हुआ तो उसने अपना नाम बताया, सुलेमान। उसका नाम सुलेमान था, लेकिन वो आवाज़ उसी तरह ही गुर्राने वाले अंदाज में थी, सुलेमान। लेकिन मैं क्लियर समझ गया और मैंने उसको दोहराया कि अगर मैं गलत नहीं समझा तो आपका नाम सुलेमान है। तो उसने कहा हाँ। तो मैं अब उनको आपसे सुलेमान पे आ गया कि सुलेमान, आप उन्हीं जिन्नात में से हैं जिनके यहाँ
अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी है कि उनको कबीलों के सरदारों में पैदा किया गया है। आपके वालिदैन कबीलों के सरदारों में से हैं, और आप भी जिन वालिदैन की औलाद हैं वो कोई आम या ऐसे जिनात नहीं हैं जो कम ताकतवर हों, और बहुत ज़्यादा आप ताकत रखते हैं। मुझे ये भी पता है आपने अपने वालिदैन को ज़रूर मनाने की कोशिश की होगी। उस वक्त तक ये बातें मतलब मुझे नहीं, एक मैं अंदाजे से बात कर रहा था, मनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि आप एक अच्छी और एक ऐसी नस्ल की बिरादरी से हैं जिनके बहुत कवायद व ज़वाबित होते हैं, जिनके बहुत असूल होते हैं। ये बहुत बाअसूल लोग होते हैं, और आपके वालिदैन इंतहाई असूल पसंद लोग हैं। आप उन्हीं की से ही औलाद, ये इमोशनल होता है, ये याद रखिएगा, ये इस तरह किया जाता है। आप उन्हीं की से ही औलाद में से हो, तो मैं यकीनन चाहूँगा इसी बात का सबूत देते हुए आप मुझसे हम कलाम होंगे और ज़रूर मुझसे बात करेंगे कि माजरा आखिर है क्या। एक इंसानी वजूद आपके कब्ज़े में है, और इसकी ना आपके कवायद व ज़वाबित आपको इजाज़त देते हैं, ना एक मुसलमान होने के नाते, दूसरा इंसान होने के नाते हमें इंसानों को भी इजाज़त नहीं है किसी भी जिनात के मामलात में मुदाखलत करना। लेकिन यहाँ पे मामला मुदाखलत का जिनात की तरफ से है। अगर किसी इंसान से गलती हुई है और उस गलती की सज़ा देने के लिए आप आए हैं, तो हम उसका खुमियाजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन अगर इंसान से कोई गलती नहीं हुई और आपने इंसानी कामों में मुदाखलत की है, तो फिर आपको ज़रूर हम कलाम होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या रीज़न पड़ी है और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये गलती अब इंसान से नहीं जिन्नात से हुई है। मुदाखलत इंसान ने नहीं, जिन्नात ने की है। क्योंकि बाज़ुकात इंसान से ना नज़र आने वाली मखलूक पे पाँव आ जाता है, इंसान कोई गलती कर बैठता है, इन पे पेशाब कर देते हैं, तो ये फिर उन पे अटैक हो जाते हैं। ये माजरा दूसरा था, और बेटी कुछ माँ बाप को बता चुकी थी, उससे भी मुझे बहुत सारी बातों का अंदाज़ा था। तो जब इस तरह की मैंने बातें की तो वो समझ गया कि मुझसे बात करने वाला अदब व अदाब को और इन असूलों को, इन ज़वाबित को जानता है। जो भी नॉलेज रखता होगा आमिल, वो इस तरह की बातें करेगा, जो करेगा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या हो, इतनी ईजीली ये नहीं मानते, उल्टा नुकसान पहुँचा देते हैं। आज आपको मैं बहुत राज की बातें बता रहा हूँ। कोई आमिल आपको ये नहीं बताएगा। जो आमिल ये कहना कौन हो तुम, कहाँ से आए, और फ़ौरन ये पूछना शुरू कर दे, यकीन मानिए, मान लीजिएगा वो फेक है, वो जेन्युइन आमिल नहीं है। ये बहुत ताकतवर होते हैं, इतनी जल्दी इस बात में मानते नहीं हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको उनके अंदाज़ में उनकी ताकत के हवाले से मुखातिब करना होता है और उस ट्रैक पे लाना होता है। वो उस ट्रैक पे आ गया, क्योंकि वो जान चुका था, मैं उसके हसब नसब का डिस्कस कर चुका था सुलेमान को, कि तुम ज़वाइब वाले किस माँ बाप के बेटे हो, बात करो क्या हो गया है। और मैं भी कोई ऐसा लल्लू पंजू नहीं हूँ, मैं उस्ताद रखता हूँ और मैं ख़ुद एक अमल से गुज़र के आया हूँ, तो मेरी ताकत का भी तुम्हें अंदाज़ा हो चुका है। तो इसलिए गुस्सा करने की बजाय, देखें ताकत का अंदाज़ा हो भी जाए, लड़ तो फिर भी सकता है, कुछ नुकसान वो पहुँचा जाता, कुछ मैं पहुँच जाता। तो मैं चाहता था कि वो लड़ाई की तरफ ना आए, उसको लड़ाई की तरफ नहीं लाया गया। तो उससे हम कलाम हुआ, क्या हुआ, आप मुझसे बात करो, हम बात करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट वाले अंदाज में उससे बात कर रहा था। तो वहाँ कुछ बातें जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बहरहाल उसने जो मुझे वहाँ पे बताया वो यही बताया कि इसको मैंने पहली दफ़ा जब देखा था, ये उस पीपल के दरख्त के नीचे खेलने के लिए आती थी। तो मैंने उसको रोक के सवाल में साथ साथ पूछता जा रहा था कि मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपका बसेरा उस पीपल के दरख्त पे था? तो उसने कहा नहीं, मैं वहाँ अपने मिलने वालों से मिलने के लिए आया था। हमारी ही बिरादरी के कुछ लोग, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त बन गए थे, कुछ दूर चले गए थे हमारे कबीले से, उन्हीं में से कुछ जो मेरे दोस्त बने थे वो इस दरख्त पे उनका कबीला आबाद था। और जो मेरा वहाँ पे दोस्त बना हुआ था, मैं उससे मिलने के लिए आया था। और मेरा दोस्त भी इस पे फरीका था, आशिक था। लेकिन वो जानता था कि वो जिनज़ादा है और ये इंसान, उसके पास इतना ताकत नहीं थी कि वो ये रिस्क ले सकता, इसलिए वो पीछे हट गया। लेकिन जब मैंने देखा, और तभी मैंने उसे कहा, मैं तो एक ऐसे कबीले से हूँ कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ और अपने वालिदैन को भी मनाने की कोशिश करूँगा, तभी मुझे ये अच्छी लगी। और मैं गाहे बगाहे आता था इसको देखने के लिए, यहाँ तक कि ये गांव छोड़ के चले गए।
ये सारी बातें जो मैंने आपको पार्ट 1 में सुनाई है, गांव छोड़ के चले गए, ये उसने खुद बताई कि ये गांव छोड़ के चले गए। फिर मैंने इसका भाई आया हुआ था, मैंने बातों को सुना, और जब इसका भाई वापस जा रहा था तो मैं उसी बस पे ही सवार था जिस बस के नीचे इसका भाई शहर की तरफ जा रहा था। मैं उनके घर को देखना चाहता था, मैं अपने जादू से भी ये देख सकता था, लेकिन मुझ पे ऐसी दीवानगी तारी थी कि मैं उस बस पे गया और उसके घर तक पहुंच गया और मैंने देख लिया ये उसका घर है। अब मैं उस पीपल पे, दरख्त पे उड़ने की बजाय, तो मैंने उसको रोक के उससे सवाल किया, आप रेंगने वालों में से हो या उड़ने वालों में से? तो वो एकदम गुस्सा कर गया। ये मैंने सवाल जान के किया था, मुझे पता था जो इतने ताकतवर होते हैं ये रेंगने वाले नहीं होते, ये उड़ने वाले होते हैं। तो वहाँ पे उसको शदीद गुस्सा आ गया और वो चुप सा हो गया, बात करते करते, बताते बताते इस सवाल पे चुप हो गया। तो मैंने उसको फिर वजाहत की, मैंने कहा ये मेरा सवाल इसलिए है, मैं जानता हूँ आप परों से ताल्लुक़ रखते हो, उड़ने वाले कबीले से हो, क्योंकि आप हसब नसब वाले हो, बड़े कबीले से हो। लेकिन बड़े कबीले वालों को, कि ये मैं साथ साथ उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो भी करते हैं, जो बड़े कबीलों से होते हैं वो कभी भी इस तरह इंसानों के पीछे बसों पे नहीं जाते। आप तो परों वालों है, ये मैंने इसलिए आपसे पूछा, परों वाले कभी भी सवारी का इस्तेमाल नहीं करते, अपने परों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको उस लम्हे एहसास हुआ कि हाँ ये इसने बात ठीक कही है, क्योंकि वो परों वाला था और ख़ुद उसने कहा था मैं बस पे गया हूँ। तो उसने कहा हाँ मैं परों पे जा सकता था, लेकिन मैं उस बस पे गया। तब उसको लगा कि इसका सवाल ठीक था। कंटिन्यू, मैंने कहा अच्छा आप बता रहे थे। क्लियर लहजा नहीं होता बताने वाले का, एक मर्दाना भारी भरकन आवाज़, लेकिन आवाज़ बताने का अंदाज़ यही होता है, मैंने उसको देखा, मैं उस बस पे बैठा हुआ था, ये अंदाज़ होता है मुसलसल। इस अंदाज़ में वो बता रहा है कि फिर जब इसके घर में इसकी शादी की बात हुई तो तभी मैंने फ़ैसला किया इसके सामने आने का। और मुझे पता था उस गली में दिन के टाइम रश कम होता है, तो मैंने एक जिनज़ादे का, एक जिन से एक इंतहाई खूबसूरत इंसान का रूप धारा। मैं इसको भी शॉर्ट कर देता हूँ, आपने कहानी तो सुनी है कि कैसे उसके वो सामने आया और उससे मिला और उसने उससे नाम पूछा, उसने मारुख बताया और उसके वालिदैन को उसने कहा कि इसकी शादी नहीं करनी। वो सारी बातें उसने ख़ुद ब खुद सारी मुझे बता दी। मैंने कहा कि जब तुमने अपने वालिदैन से बात की, शादी की, तो क्या वो मान गए? क्योंकि मुझे यहाँ पे डर था कि अगर वो कह देते हाँ मान गया तो मैं फंस जाता, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ फिर लड़ाई होती, कहते मेरे माँ बाप मान गए, तुम कौन हो? यहाँ मैं ज़रा डरा इस सवाल पे कि ये कहना दे कि मेरे माँ बाप मान गए। तो उसने कहा नहीं, वो नहीं माने। तो फिर मैं और अलर्ट हो गया कि नहीं, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब वो कह देना जी मेरे माँ बाप मान गए हैं, तो इसका मतलब है उसकी बैक पे उसके माँ बाप हैं। उन सबसे पंगा लेना तो मेरे बस की बात नहीं है, एक इससे तो लिया जा सकता है। उसने कहा वो नहीं है। तो मैंने कहा मैं सवाल भी इसलिए किया था क्योंकि आप, फिर मैं उसको वो याद दिलाता उसका हसब नसब, आप जिस कबीले से हो, जिन माँ बाप की औलाद हो, वो यकीनन जानते हैं कि इस पर्दे को अल्लाह ताला ने हायल किया है दोनों मखलूक़ात के बीच में। लेकिन आप चाहें तो उनको अपने उस इलाके में लेके जा सकते हैं, इंसानी वजूद के साथ भी और उसके हमजाद के साथ भी, जैसे भी चाहें आप लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गलत है। इस्लाम जिन और इंसान की शादी को जायज़ करार देता है, ये याद रखिएगा। इस्लाम में जिन और इंसान की शादी जायज़ है। क्यों जायज़ है? कि क्योंकि जिन के रूप में आएगा तो फिर तो शादी हो ही नहीं सकती। जिन जब इंसानी रूप धार के आ लेगा और कहे मैं मुसलमान हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जिन है? जब एक मुसलमान जिन हो और इंसानी रूप में हो, तो आपके सामने एक इंसान ही होगा, और इंसान मुसलमान हो के किसी मुसलमान से निकाह करना चाहे तो इस्लाम में जायज़ है। तो इसलिए इस्लाम में एक मुसलमान से शादी जायज़ है। लेकिन उलमा ने, काफ़ी उलमा ने इसको मना फरमाया है कि जो औलाद पैदा होगी वो फिर जिनात होगी। अगर पता लग जाए, ना पता लग जाए तो शादियाँ हो जाती हैं। तो मैंने कहा क्योंकि आपके वालिदैन ये सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने बीच में पर्दे को समझते हो कि ज़रा जब अल्लाह ताला ने रखा है तो मुझे पता है आप इसके वजूद को भी लेके जा सकते हो, इसके हमजाद को भी, इसको मार के इसके हमजाद को भी साथ लेके जा सकते हो, आप इसको पालोगे। लेकिन आपके वालिदैन जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बीच में पर्दा रखा है। वो एक आदमजादी है, मट्टी से बनी, और तुम आग से बने हो, तुम्हारा वजूद इसको जला देगा। अगर तुम इससे सच्चा प्यार करते हो, क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारा वजूद की तपिश, तुम्हारे वजूद की गर्मी, तुम्हारी आग की तपिश एक मिट्टी को भस्म कर देगी। जैसे तुम आग से भस्म हो जाते हो, ऐसे मिट्टी आग से भस्म हो जाती है तो जल के राख हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है, आहिस्ता आहिस्ता ये राख सुलगती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये आग इसके अंदर जलती रहेगी। इसका वजूद अंदर से खोखला तो हो ही चुका है, मज़ीद इतना खोखला हो जाए कि जब भी कोई जिन ज़्यादा किसी इंसान से शादी करता है तो वो औरत, उसके जिस्म उस आग की तपिश की वजह से इतना खोखला हो जाता है कि अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। ना वो इंसान ज़िंदा में होती है, ना वो मुर्दा में होती है। तो तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा अपनी मोहब्बत को तुमने मार डाला? ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये तुम्हारा प्यार है। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इससे कहा, मैं लफ्ज़ तुम यहाँ कह रहा हूँ, वहाँ पर आपका लफ्ज़ था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इसको आप कहते हैं कि मुझे अच्छी लगी और मैं बहुत ज़्यादा इससे प्यार कर बैठा, तो आज इसकी हालत देखें, ये तो बदतर हो गई है। ना इंसानों में है, ना मुर्दों में है। आपने तो इसके वजूद को जला डाला, आपने इसके वजूद को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया कि अब आप इसके हमजाद को लेके चले जाओ, ये तो दफना देंगे इस हड्डियों के ढांचों को। ये कैसा मोहब्बत, ये कैसा प्यार है? इसलिए ये मैं आज आपको तफसील से बता रहा हूँ, पहले मूड नहीं था बताने का। ये राज की बात थी, इसकी परमिशन लेनी ज़रूरत है, तो मैंने परमिशन ले ली है, तो चले मैंने कहा मैं बता देता हूँ। ये सब कुछ होता है, बातें सिर्फ 4 जुमले नहीं होते, कौन हो, कहाँ से आए हो, चलो निकलो नहीं तो मैं जला दूंगा, ये करूँगा, नहीं, ये सब कुछ इस तरह होता है। खैर, उसको मैंने ये सारा कहा। आज ये मोहब्बत है, इस वजूद से, इस जिस्म से, इस चेहरे से प्यार किया था, जो जिसको देखो तो सही। आज उस कमरे को तो देखो जिस कमरे में उसका वजूद एक मुर्दा ढांचे की तरह रखा हुआ है, बदबू से भरा हुआ है। तुम तो वो जिनज़ादे हो जिनके ख़ानदान के लोग खुशबुओं में रहते हैं, खुशबू को पसंद करते हैं। इतर तुम्हारी खुराक है, बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू तुम पीते हो। आज इन लोगों ने भी तुम्हारे लिए खुराक का एहतमाम किया है। इतर मैंने मंगवाए थे कुछ खुशबुएं, अगरबत्तियां जलाई हैं, तुम्हारे लिए खुशबू का एहतमाम किया है, तुम्हें वेलकम करने के लिए खुशबुओं का एहतमाम किया है। तो क्या उस बदबूदार कमरे में पड़ी हुई इस ढांचा लड़की मारूक को प्यार कहोगे? और ये किसकी वजह से इस नहज पे पहुंची है कि आज उसका वजूद हड्डियों का ढांचा और कमरा बदबूदार, और उस कमरे में जा कोई नहीं सकता? ये तो तुम सजा दे रहे हो, ये प्यार तो नहीं है, ये तो सजा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्यार यही है, मिल गया तो प्यार, ना मिला तो सजा। तो बोला ये भी तो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इसको लेके जा चुका हूं, मैं इसको अपना दिखा चुका हूं, ये बहुत खुश थी, इसने वहां पे देखा, वो वहां पे घूमी फिरी, मेरे माँ बाप से मिली, सबसे मिली, तो ये भी तो मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैंने उसे कहा, तब मैंने उसको जुमले कहे कि तुमसे वो शादी करना चाहती है, वो उस माहौल को, सब कुछ को देख के आई है, वो राजी हो गई है, लेकिन क्या तुमने सोचा कि एक आग मट्टी को भस्म कर देती है? आग और मट्टी का मिलाप क्या होता है? अब मट्टी आहिस्ता आहिस्ता सुलगते सुलगते खत्म हो जाएगी, राख बन जाएगी। ये तब जुमले मैंने उसको कहे थे। राख बनाना चाहते हो? वो तो मान गई, उसको नहीं पता, जहां तुम उसको ले गए, तुमने उसको जो कुछ दिखा दिया, तुम जिनज़ादे हो, बहुत ताकतवर हो, तुम तो उसको कुछ भी दिखा सकते हो। तो तुम नहीं जानते, उसका वजूद आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ऐसा ही होता है, जब जिन्नात इंसान के साथ मुसलसल रहते हैं तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, उसको खा जाते हैं, ये उसकी हड्डियां निकल आती हैं और वो उसको खोखला कर देते हैं। तो क्या उसको राख बनाओगे? ये एक लंबी, मैंने आपको कहा, हमारी आधे घंटे की 45 मिनट की कम से कम उसके साथ ही जो मेरी रही थी, मैंने कल भी आपको कहा ना, मेरी उसके आधा घंटा 45 मिनट लगा। तो वो ये सारी बातें थी, कोई 2-4 जुमले नहीं थे। कल लोग सोचते होंगे ना जी आधा घंटा क्या बात रही, ये रहा, मैं उसको कायल कर रहा था, सुलझे हुए तमीज़दार ऐसे लहजे में कि वो गुस्सा भी ना करे, हाइपर भी ना हो, लड़ाई पे भी ना आए और बात को समझ भी जाए। इस तरह की हमारी काफ़ी आपस में रहीं। और आखिर में मैंने उसे कहा, अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर तुम्हें वाकई इससे प्यार है और तुम इसको वाकई पसंद करते हो तो अपनी इस बात का सबूत दो, इसके वजूद को आज़ाद करो। सबसे पहले जो तुमने इसको अभी तक सज़ा दी है, क्या इस वजूद, क्या इस चेहरे के साथ तुमने प्यार किया था जिसको तुमने बिगाड़ के रख दिया है? और ये चेहरा उसी वक्त वापस आएगा जब उसके मुंह के ज़रिए कुछ खाना अंदर जाएगा, जब वो कुछ खा सकेगी, चल फिर सकेगी, इंसानों की तरह उठेगी, बैठेगी, हंसेगी, खेलेगी, चलेगी, फिरेगी, तभी वो
अपने उस चेहरे को, अपने चेहरे की खूबसूरती को वापस ले आएगी। तुमने तो सजा दी है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, डायरेक्ट मार क्यों नहीं देते उसको, मार दो उसको। ये कहना गलत भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकली चल रहा होता है, क्योंकि जिन्नात जिस वक्त आपके साथ बैठे होते हैं, तो एक और टेक्निकली आपको पॉइंट बताऊं, ये आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये सब जान लेते होते हैं। लेकिन जो एक इंतहाई इल्म रखने वाला आमिल होगा, वो अपना इस अंदाज का हिसार करेगा, इस अंदाज का दायरा कड़ा करेगा कि जिन चाहने के बावजूद उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। अब वहाँ पे वो मार खाता है। जहाँ जितना ताकतवर होगा, डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, हाँ भी कौन हो, कहाँ से आएगो, चलो जहाँ से। उसको दिमाग को पढ़ लेता है कि ये कितनी ताकत रखता है, मैं इसको कहाँ से पकड़ूँ, तब वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है। और मैं दायरा कड़ा सबसे पहला जो करके बैठा था कि मुझे पढ़ ना सके, मैं किस हद तक हूँ। इल्म का पता लग जाता है उसको, किसके पीछे उस्ताद कौन है, ये ताकतवर कितना है, ये पता लग जाता है। लेकिन उससे भी अहम चीज़ होती है दिमाग का पढ़ना, कि ये जो सामने बैठा है मद्दे मुकाबल, ये कितना दिमागी तौर पे ताकतवर है। वो जब नहीं पढ़ सका तभी वो उलझा हुआ था। अब जब मेरी उसके साथ जो बातें हो रही थी, जो हम कलाम हो रहे थे, उससे उसको अंदाज़ा हो रहा था कि ये बहुत इल्म वाला है, ये बहुत तजर्बा रखता है, ये आम नहीं है, इसका मतलब है माहिर है, महारत रखता है अपने काम में। इसलिए वो इन बातों पे मेरे साथ डिस्कस कर रहा था। जब मैंने उसे कहा तो बेहतर नहीं था तुम इसको मार देते। ये होता है साइकोलॉजी, झटका देना। गुस्से में आके वो ये भी कह सकता है ठीक है मैं अभी मार देता हूँ, फिर आपको लड़ना होता है, रोकना होता है, या फिर वो रुक जाता है, सोचता है ये जुमला क्यों कहा गया। तो मैंने उसे कहा कि इसको मार क्यों नहीं दिया, मार दो इसको। चुप कर गया। तो मैं समझ गया कि अब सोच रहा है, गुस्से में नहीं आया। इससे बेहतर नहीं था इसको मार दो, रोएंगे इसके माँ बाप, कुछ दिनों के बाद चुप कर जाएंगे, मट्टी के नीचे चले जाएगी, तुम्हें भी सुकून हो जाएगा कि तुमने अपनी मोहब्बत को मार दिया। कमाल तुम्हारी मोहब्बत है। इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो जिन्नात के पास भी दिमाग होता है, एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। जब कोई जिन ज़्यादा किसी इंसान पे आशिक होता है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, तो वो आशिक हुआ है। वो शादियां कर रहे हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो इंसानों की तरह खाते हैं, सोचते हैं, सब कुछ इंसानों की तरह है, तो एहसासात भी इंसानों की तरह हैं। खैर मैंने मुख्तसर उसको कायल कर लिया और उसने कहा इस शर्त पे मैं इसको, लंबी ये एक वो रही, मैंने कहा क्योंकि आगे अभी और भी सुनाना है, कहानी फिर न लंबी हो जाए, मैं वरना लफ्ज़ बे लफ्ज़ और आपको बता सकता हूँ, बट तो लंबा था। इस शर्त पे मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि ये इसके वालिदैन शादी किसी और से नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कह दिया। उसके वालिदैन बेचारे परेशान कि ये कौन सी शर्त है। मैंने कहा क्योंकि मैंने डील करना था, मैंने कहा ठीक है, वो इसकी शादी कहीं और नहीं करेंगे। और उसने कहा कुछ और भी मुझे चाहिए। मैंने कहा बताएं। तो उसने कुछ इस तरह की चीज़ें मांगी, इसमें ये भी छोड़ दें, बहरहाल कुछ चीज़ें उसने कहा मुझे दिए, गोश्त और इस तरह का बंदोबस्त किया जाए। मैंने उनके वालिदान की तरफ कहा हाँ जी बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हो जाएगा। मैं कहा ठीक है जी, आपकी ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। तो उसने एक जगह बताई कि फ़लाँ जगह पे मेरे लिए रखाएंगे। मैंने कहा ठीक है ये रखाएंगे। अब मरला आ गया उसके वजूद को छोड़ने का। तो मैंने सलमान से कहा कि आप अल्लाह को मानते हैं और हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं, आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो मैं आपको पहली एक और कसम दी, जो रूहानियत की अमलियात की कसम होती है, उसकी कसम देता हूँ कि आप इसके वजूद को छोड़ेंगे और वापस नहीं आएंगे। क्या आप इस शर्त को, इस कसम को मानते हैं? उसने कहा जी मैं मानता हूँ। दूसरा मैंने उसे कहा आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूँ, आप इसके वजूद में नहीं आएंगे। उसने कहा ठीक है मैं इसको मानता हूँ। फिर तीसरी एक और मैंने उसको कसम दी ये करता हूँ। उसने कहा ठीक है मैं इसको मानता हूँ। तीनों कस्में हो गई। मैंने कहा ठीक है अब आप इसके वजूद को छोड़ दीजिए, ये आपकी ही अमानत है, किसी से शादी नहीं करेगी। अमानत से मुराद इसकी शादी किसी और से नहीं होगी। फ़िलहाल आप इसके वजूद को आज़ाद कीजिए ताकि ये कम अज़ कम उस लेवल पे तो आ सके। एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा क्या? मैंने कहा हम इसकी शादी नहीं करेंगे। बकौल आपने इस लड़की के बारे में कहा है कि ये जब आपके इलाके में गई थी और घूमी थी तो ये आपसे शादी करने के लिए राज़ी थी। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा अगर ये होश में आने के बाद, ठीक होने के बाद राज़ी हो जाती है तो आप इसको ले जाइए, लेकिन अगर वो राज़ी नहीं होती और वो आपसे करना ही नहीं जाती तो क्या आप इसको मारना चाहोगे, यही हाल करना चाहोगे या ज़बरदस्ती करना चाहोगे? तो वो खामोश हो गया। मैं कहा ठीक है हम इस पर बाद में बात करेंगे। वो एक लचक दे गया, क्योंकि अगर लचक ना देता तो ये बहुत अपनी बात के सच्चे होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। यानी कि हम अब एक थोड़ा सा गैप रख रहे थे बातों में कि अगर वो कल को नहीं मानती तो हम इस पर देखेंगे
शादी आपसे ही है, लेकिन उस सूरत में अगर ये कहती हाँ मेरे इससे शादी करनी है तो आपसे होगी, वरना नहीं होगी। अगर वो नहीं चाहती तो वो भी थोड़ा चुप हो गया, ओके हो गया, इसका मतलब लचक आ गया। उसने कहा ठीक है। मैं कहा ठीक है, अब आप इसके वजूद से इसको आज़ाद कर दीजिए। उसने कहा ठीक है। दूध का गिलास एक लाया गया, उसको दूध का गिलास दे दिया गया। उसके होंठों से जैसे ही दूध को लगाया गया तो दूध उसने पिया नहीं, या होंठों से लगाया गया, गिलास खाली हो गया। और जैसे ही गिलास होंठों से लगा, दूध खाली हुआ, उसका वजूद एकदम से गिरा और वो बेहोश हो गई। ये हाथ पांव मुड़े हुई, वो उस हालत में बैठी हुई, वो सारी जिस तरह की थी वो हो गई। और जैसे वो गिरी कमरे के अंदर, जहाँ मेरी तरफ मुसलसल खामोशी थी, उस घर के अंदर भी एक खामोशी का सीन रहा। इस पूरे टाइम के अंदर शुक्र है नेट हमारा वो नहीं हुआ, बैटरी भी लो नहीं हुई, सब बेहतर हो गया। अब वो सब खामोश थे, मैं क्या कहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी वो जिन ज़्यादा जा चुका है, आप बेटी को उठाइए, उस कमरे की बजाय कहीं और शिफ्ट कीजिए, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएगी, आप मुझे कॉल कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और सबसे पहले उस कमरे में जाके उस चारपाई को बाहर निकालिए, उस बिस्तर को निकालिए और उस कमरे के अंदर अच्छी तरह दोबारा छिड़काव कर दीजिए पानी का। ऐसे ही किया गया, छिड़काव कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा कॉल आ गई, मैं इंतज़ार में था। उन्होंने कहा जी बात करें। और जब बात करने का मकसद ये था कि मारूख होश में आ चुकी थी। तो मारूख बात कर पा रही थी, लेकिन मुर्दा हालत में बात, मतलब उसे बोला ही नहीं जा रहा था, उसके अंदर ताकत नहीं थी। मैंने उसको जो पहला जुमला कहा, मैंने कहा बच्चे कैसे हो? तो उसने गर्दन हिलाई, ऐसे जैसे करिए ठीक हो। मैंने कहा बच्चे आप ठीक हो आप? तो उसने गर्दन हिलाई, हाँ। मैंने कहा बच्चे भूख लगी है? तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा। तो माँ ने पूछा हाँ भूख लगी है सर, पूछ रहे हैं भूख लगी है? तो मैंने कहा बच्चे को भूख लगी है ना? तो उसने इसे गर्दन हिले, हर किसी जैसे कहती हो हाँ। मैंने कहा इसको कुछ खिलाएं पिलाएं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। खैर इस तरह डील किया गया, उसको खिलाया पिलाया गया। और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम कैसे कहें ये, मैं वो कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला की रज़ा होती है, वसीले अल्लाह ताला बनाता होता है, ये नॉर्मल सी बातें। खैर इसको कवर करें। अब आप लोगों ने करना क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी इनसे बात करानी है। अब ये मामला अधूरा है, इसको मुकम्मल करना है। क्योंकि एक चीज़ तो अभी तक तय थी कि उसने कहा था शादी नहीं करनी, और शादी उसी से करनी थी, तो फिर निकाला क्या, हमने किया क्या, उसको तो अभी हल करना था। उसके बाद इसको अब शार्ट करता हूँ। उसके बाद मेरी उससे बात होती रही, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होती रही, डे बाई डे वो बेहतर होती जा रही थी, डे बाई डे वो बेहतर होती जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आवाज़ ठीक होती जा रही थी। कह रहे थे अब चली भी है, थोड़ी सी वॉक की है, उठी है, ज़रा बैठी है, ये किया है, वो किया, ऐसे बेहतर होती। 1-1.5 हफ्ते में इतनी हो गई कि चल फिर सके और सारे बेहतरीन हो गए, चलती रही। अब मैंने उनसे कहा जी अभी इसको घर के बाहर नहीं जाने देना, घर के अंदर ही रहेगी। और घर के अंदर जो पानी मैंने आपको दम करके दिया, मुसलसल छिड़काव आप करते रहेंगे, और बिला नागा सुबह सूरज निकलने से पहले पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। और जैसे ही मगरिब की अजान हो जाएगी, मगरिब की नमाज के बाद जब सूरज बिल्कुल गरीब हो जाएगा, पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। ये अंदर रहेगी और मुसलसल इसको पानी पिलाते रहें। मारूख को मुसलसल पानी पिलाते रहे घर के अंदर, सुबह शाम वो छिड़काव करते रहे। वो बेहतर से बेहतर हो गई, जल्दी से रिकवर होती गई। और उसको खाना शाना भी ज़रा अच्छा खिला रहे थे। मैंने कहा ये वाला फ्रूट भी दें, इसको वाली ताकत की चीज़ भी दें, ये भी दें, कुछ मेडिसन भी मैंने बता दी, ये वाली ताकत की टैबलेट हैं, ये वाली भी दें। वो इस तरह देते रहे, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में रही, मारूख बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर मेरे अपने काम भी शुरू हो गए, चलता रहा। तो काफ़ी मुझे अब ये सही याद नहीं, 1.5 महीना 2 महीने के बाद, बिल्कुल या 3 महीने एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 2-2.5 महीने का तो टाइम था कि मारूख बिल्कुल हशाश बेसाज, उसके चेहरे पे निखार आ गया। वो फिर अपनी 2-2.5 महीने में रिकवर हो गई काफ़ी हद तक, माशाल्लाह 50-60% 70% रिकवर हो गई। तो मैं अब मारूख से मैंने कहा जी अब मुझे आप लोग मारूख से मेरी मीटिंग कराएं, फ़लान दिन को मैं मारूख से वीडियो कॉल पे बात करूंगा, और आप लोग बाद में आएंगे, मैं और पहले मारूख अकेले बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बुला लूँगा, आपको मारूख बुलाएगी, आप भी आ जाएंगे। वो कमरा अच्छी तरीके से साफ़ हो गया था, उसकी बदबू उन्होंने हटा दी थी, और उसके अंदर जो भी सफाई कर सकते थे, बेहतरीन साफ़ कमरा हो गया था। और उस कमरे को मैंने कहा था इसके अंदर कम अज़ कम, जब तक मैं ना कहूँ, आपने रोज़ इसके अंदर अजान देनी है और नमाज़ पढ़नी है, अजान देनी है, मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़नी है। तो उसी कमरे के अंदर अजान देते थे, नमाज के लिए वहीं मुसल्ला बिछा होता था, नमाज़ पढ़ते थे, अजान देते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कमरा बेहतरीन हो गया था। 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद का जो टाइम पीरियड है, मारूख सामने बैठी, और फिर मैंने उस दिन उससे वीडियो कॉल की, और वो सामने बैठी और बहुत रिस्पेक्ट करती थी मेरी, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मेरी बहन, बच्चे, मैं उसको बच्चे कह के बुलाता था, अब बताएं वो आपको कहाँ लेके गया था? बाकी मुझे सारा पता लग चुका है,
मुझे सारा पता है, वो आया, देखा, आपने पहली दफ़ा इस तरह देखा था, वही बातें हुई हमारी। उसने कहा सर मैंने देखा था, बताना शुरू हो गई तो मैंने भी उसको टोका नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा सर जब मैंने देखा उसको पहली दफ़ा तो मेरा दिमाग ऐसा लगा था स्टक हो गया है कि मैं उसको देख के पलकें झपकाना भूल गई, खड़ी रही। और लेकिन जब मैं चली थी ना तो उसने पीछे से नाम पूछा था तो मेरा दिमाग ऐसे लगता था मुझे बंद हो गया है। अपनी फीलिंग बता रही थी, सारा बताया। मैंने उसे कहा, सवाल मेरा यह था कि वो आपको कहाँ लेके गया था? तो उसने कहा जब मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी सर, तो उसने एक दिन ये आया है कमरे में, दरवाज़ा बंद था, ये दरवाजे के अंदर से गुजर के आ गया है। इसका जो वजूद था वही वजूद उसका बना हुआ था जो पहले दिन ये दरख्त के नीचे मुझे मिला था। ये कमरे के मैं छत को, मेरी निगाहें छत की तरफ थी, ये दरवाजे से अंदर आर पार आ गया है और मेरे सामने जब आके खड़ा हुआ, कमरे में रोशनी फैल गई है, पूरा कमरा रोशन हो गया है। तो ये मुझे कहता है मारो, उठो, चलें। तो मैंने पूछा इससे कहाँ, तो कहता है आ जाओ। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ नाकारा है, लेकिन मेरा हाथ उस लम्हे आगे पीछे मैं नहीं हिला सकती थी। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर ताकत सी आ गई है। मैंने ऐसे अपने हाथ को आगे किया तो मेरा हाथ आगे हो गया और मैं उठकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसके हाथ को थामा तो इसका हाथ शदीद गर्म था, इतना गर्म कि मेरे हाथ जलने लगे। तो मैंने उसको कहा मेरा हाथ जल रहा है। तो उसने मेरे हाथ की तरफ देखा, मुस्कुराया और हाथ की तरफ इसने फूंक मारी तो मेरे हाथ की जलन कम हो गई। अब भी हाथ गर्म महसूस हो रहा था लेकिन इतना नहीं कि मेरा हाथ जल जाए, कम हो गया। तभी जब मैं कमरे से निकलने लगी तो मैंने मुड़ के देखा, मैं उसी बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसी तरह छत को तक रही थी कि मैंने यह मुड़ के देखा और उसी वक्त दरवाज़ा खोले बगैर मैं और वो सुलेमान दोनों बाहर निकल गए, दरवाजे के आर पार निकल गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे के जैसे ही हम बाहर निकले, सहन में पहुंचे, तो उसी के वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, हम दोनों उड़ना शुरू हो गए। वहीं से खड़े खड़े एकदम तेज़ी के साथ हम ऊपर आसमान की तरफ चले गए। उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे कि मैं नीचे शहर, गलियां, ये सब कुछ बहुत दूर रह गई थी। हम बहुत ऊंचाई पे चले गए थे और फिर हम उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, यहाँ तक कि मुझे नीचे पानी ही पानी नज़र आना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा पानी ही पानी था। हम पानी के ऊपर जब गए तो हम नीचे उतरना शुरू हो गए। उतरते 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 जब हम पानी के ऊपर पहुंचे तो पानी के अंदर, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं खामोश थी, हम पानी के अंदर चले गए। हम दोनों जैसे ही पानी के अंदर गए हैं तो अंदर जाते ही जैसे इंसान का सांस बंद हो जाता है या पानी के अंदर जाता है तो पानी में आप डुबकी लगाते हैं तो आपको सांस रोकना होता है, ऐसी कोई मेरी सूरत हाल नहीं हो रही थी कि मैं पानी के अंदर हूँ, मुझे सांस रोकना है या मैं गीली हो जाऊँगी, मैं गीली हो रही हूँ, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे ये महसूस हुआ मैं पानी के अंदर चली गई हूँ और हम पानी की गहराई में जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। हम काफ़ी गहराई में जब चले गए तो पानी के अंदर ही हम ऐसे तैरते हुए नहीं, चलते हुए, यानी जिस तैरता है नहीं, जैसे सीधा खड़े हुए थे, हम ऐसे सीधे खड़े खड़े नीचे चले गए, तह में बहुत नीचे चले गए। और मेरा सांस ले रही थी, नहीं ले रही थी। मैंने सवाल किया कि आप सांस ले रही थी? उसने कहा मुझे कोई एहसास नहीं। हम बिल्कुल नीचे चले गए और जब हम नीचे चले गए हैं तो वहीं पे ही हमने आगे की तरफ उड़ते हुए बढ़ रहे थे, तैरते हुए, यानी सीधे खड़े खड़े दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते हमने देखा आगे जैसे पहाड़ होते हैं पानी के अंदर डूबे हुए, ऐसे पहाड़ ही पहाड़ थे। उनके बीच में एक सुराख था बड़ा सा, उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। काले पहाड़ थे, काला स्याह रंग था उन पहाड़ों का, लेकिन वो कले और पत्थरों के पहाड़ थे। उनके बीच में जो रोशनी थी सफ़ेद, हम दोनों उसी रोशनी के अंदर जाते गए जाते गए जाते गए। काफ़ी लंबा ये सुराख सा था। हम इस काफ़ी सुराख से अंदर जाते 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 आगे निकले तो बिल्कुल आगे सूरज की रोशनी आ गई। पानी वहाँ पे ख़त्म हो गया और मेरा हाथ पकड़े बाहर उसी तरह पानी से उठता उठता बाहर आ गया। बाहर जब मैंने देखा तो ये दुनिया ही और थी, ज़मीन की तरह ज़मीन ही थी, लेकिन पहली पहली चीज़ उन पत्थरों के बीच में अजीब से ऐसे पत्थर थे। सामने एक फूल लगा हुआ था, वो तकरीबन और कुछ नहीं, उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया ये तकरीबन कोई 3 फुट 4 फुट कह लीजिए, 3-4 फुट बड़ा एक ही निकला हुआ फूल था नीचे से, जिस तरह हमारे फूल होते हैं गुलाब के, वो कह रहे हैं पिंक से मिलता जुलता, रेड और पिंक जैसा एक फूल था, बड़ा सा फूल। उसकी हाइट होगी 4-5 फुट ऊंचा था और 3 से 4 फुट बड़ा वो
फूल था जो खिला हुआ था, और मैं हैरान रह गई कि ऐसा फूल मैंने नहीं देखा। उसकी पत्तियां भी बहुत मोटी मोटी, बहुत मोटी और बहुत बड़ी उसकी पत्तियां थी, लेकिन उसकी पत्तियां गुलाब के फूलों की तरह नहीं थी, जिस तरह सूरजमुखी का फूल, नहीं सूरजमुखी का नहीं, इस तरह का हम डिज़ाइनिंग में फूल बनाते हैं। उसने मुझे जिस तरह बताया कि उसकी पत्ती, एक पत्ती लंबी सी, जिस तरह केले के पत्ते होते हैं ना लंबे लंबे, ऐसे गोल से आगे से पत्ते थे। एक येलो किस्म का फूल होता है जिसके गोल गोल से आते पत्ते जुड़े होते हैं, येलो किस्म का छोटा सा होता है, ज़मीनों में उगता है। उस तरह उसने कहा, मुझे ये एक्सप्लेन किया था कि येलो जिस तरह वो फूल होता है जिसके गोल गोल ऐसे पत्तियां होती हैं, लगी हुई हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपस में, और एक ही होती है ना, उसके ऊपर कोई तह होती है ना नीचे तह होती है। गुलाब के फूलों की तो तह होती है, ऊपर भी पत्तियां होती हैं, नीचे भी पत्तियां होती हैं। उसने कहा नहीं, उसकी गोल दायरे में बनी हुई पत्तियां ही पत्तियां थीं, और वो जुड़ी हुई थी आपस से, और वो बड़ा सा 3-4 फुट का बड़ा सा रेड एंड पिंक किस्म का फूल उगा हुआ था, और उसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी जो दुनिया के अंदर मैंने नहीं सूंघी। वो इसी तरह मेरा हाथ पकड़े, वो मुझे लेके आगे बढ़ा, तो हर तरफ ऐसे रंग बिरंगे मुख्तलिफ इससे भी बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। वहाँ पे जो दरख्त लगे हुए थे ये इस तरह के थे जैसे एक सांप की, हम उसको कहते हैं कि ये सांप का फल है या क्या है, उनको बोलते हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर लगी होती हैं, सिप्पियाँ टाइप नहीं, गोल सी होती है, छोटा सा होता है, ऊपर से अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह गोल सा होता है, नीचे उसकी टहनी होती है। तो इस तरह के कहती है बड़े बड़े दरख्त थे, यानी जो दरख्त थे वो बिल्कुल, उनके पत्ते नहीं थे, वो आपस में जुड़े हुए थे, जैसे गुलाब, जैसे ये गोभी होती है, फूल गोभी, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी का एक फूल तोड़ दिया जाए, जिस तरह वो आपस में जुड़ा होता है और नीचे उसकी टहनी होती है, वो कहती है ऐसे ही दरख्त थे जो आपस में ऊपर से फुल जुड़े हुए थे, पत्ते नहीं थे, छाँव किए हुए थे, नीचे उनकी टहनियाँ थी। उनकी टहनियाँ भी सॉफ्ट थी, दरख्तों की तरह मोटी बड़ी उतनी ही थी, नीचे से तना जो होता है दरख्त का उस तरह मोटा तना था, लेकिन सॉफ्ट सा, हाथ लगाएं तो रबड़ की तरह सॉफ्ट, और ऊपर ऐसे छाँव किए हुए था। इस तरह के दरख्त थे। और जब मेरी उनकी फैमिली पे निगाह पड़ी, जो वहाँ पे लोग फिर रहे थे, तो ये बिल्कुल पतले से काले स्याह से थे, इनके बाजू बहुत लंबे लंबे काले काले, और जो इनके चेहरे थे, लंबी सी इनकी आंखें थीं, छोटी सी नीचे चूंच थी, मुंह इनका बिल्कुल छोटा सा मुंह, यानी इतना छोटा जो बच्चा होता है उससे भी कई गुना छोटा, छोटा सा ऐसे मुंह लगा हुआ था। नाक नज़र ही नहीं आता था कि नाक है या नहीं, एक लाइन सी थी। हमारे नाक इंसानों के निकले हुए हैं बाहर की तरफ, उनकी नाक की जगह पे एक छोटी सी लाइन थी, गोल सा छोटा सा मुंह था, आंखें काफ़ी उनकी बड़ी सी थीं, और सर का ये जो हिस्सा है इस अंदाज में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जैसे कोई कैप पहन लेते हैं गोल सी, लेकिन वो कैप नहीं थी, सर का हिस्सा ऊपर से, यानी हमारा गोल है, बाल हैं उसके ऊपर, बाल नहीं थे, बगैर बालों के था, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं था, कैप की तरह साइड में पूरी चारों तरफ बाहर निकला हुआ था, एक्स्ट्रा हिस्सा गोल सा ऐसे सर का उनका हिस्सा था। आंखें खोलते थे तो बड़ी बड़ी आंखें थी, पलकें उनके ऊपर नहीं थी, आंखों के ऊपर जो पलकें होती है, पलकों के बगैर आंखें थी, ये भवें होती हैं हमारी, ये नहीं थी उनकी। छोटा सा मुंह था और नाक की जगह पे एक लाइन थी, और कानों में कोई फूल की तरह की कोई चीज़ें वो पहने हुए थे, गोल सी कैप की तरह की, कैप नहीं थी, उनका जिस्म का हिस्सा था, ऐसे लगता था कैप पहन रखी, उन्होंने वो पहन रखी थी। पतले पतले थे, जिस्म पे कोई उनके कपड़े नहीं थे, पतले पतले से, कमज़ोर कमज़ोर से, और लंबे लंबे से उनके बाजू, और जब वो चल रहे थे तो हल्के से झुके हुए थे, झुके हुए अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, ऐसे जैसे कोई कार्टून चलता है या कोई मुझे उन्होंने जो एक्सप्लेन किया ऐसे वो चल रहे थे। और ऐसे कई उन दरख्तों के इधर उधर फैले हुए थे, खुशबू ही खुशबू बुली हुई थी। इतना खूबसूरत था वो मंज़र, इतना खूबसूरत था कि पहाड़ पीछे रह गए थे, हम आगे बढ़ते गए तो कई दरख्त थे, उन दरख्तों के नीचे फल भी लगे हुए थे लेकिन उनके पत्ते नहीं थे, ऊपर से जुड़े हुए थे, और जो फूल थे ऐसे बड़े बड़े फूल थे, और परिंदे बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ परिंदे होते हैं, एक भी परिंदा वैसा नहीं था। अजीबो गरीब से चूंच वाले परिंदे थे जो ज़्यादातर मिलते जुलते थे, ज़्यादा नस्ल के मैंने परिंदे नहीं देखे, 2-3 परिंदे देखे जिनकी चूंच बहुत बड़ी थी, और चिड़िया से तकरीबन कोई 2 चिड़िया के बराबर कर लें आप, तो उतने लंबे थे, मोटे ज़्यादा नहीं थे, पतले से थे, और उनको मैंने उड़ते हुए देखा, और लंबी लंबी चूंच वाले थे, लेकिन वो परिंदे ही थे कोई, लेकिन मैंने दुनिया पे ऐसे परिंदे नहीं देखे थे, पहली दफ़ा देख रही थी।
वो मुझे इतनी खूबसूरत मंजर था, जो घास था इतना खूबसूरत ग्रीनरी नीचे हुई हुई थी, ऐसे लगता था मैं उनको हाथ लगाऊं तो मैंने फूलों को टच किया है, ऐसा खूबसूरत घास था, इतना खूबसूरत। हमारे घास सख्त होते हैं, चुभते हैं, वो बहुत खूबसूरत घास था। वो मुझे लेता हुआ चलता हुआ जब आगे गए तो आगे जो घर बने हुए थे वो थे तो लकड़ी के बने हुए, लेकिन ऐसी लकड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी खूबसूरत किस्म की रंग बिरंगी लकड़ी थी कि जैसे फूलों की लकड़ी बनाई गई हो, ऐसी खूबसूरत लकड़ी थी। और उनके घर जो बने हुए थे, जिस तरह इंसानों के घर होते हैं, बिल्कुल ऐसे घर नहीं थे। उनके घर अजीब से, हमारे यहाँ गोल जिस तरह घर बनाए जाते हैं, गोबे मैंने वो देखे हैं, चोलिस्तान में गोपे होते हैं, गोपा बोलते हैं उसको, वो घर होता है गोल सा, ऐसे गोल घोल से घर बनाए हुए थे। जैसे उनके सर पे कैप टाइप सी बनी हुई थी जो उनके जिस्म का हिस्सा थी, ऐसे ही उन घरों के ऊपर कैप टाइप सी बनाई हुई थी। नीचे से वो बिल्कुल गोल थे, लकड़ी का ही खूबसूरत उनका दरवाज़ा तक खोलते थे और अंदर दाखिल होते थे। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर दाखिल हों तो अंदर से वो बहुत खुला और बड़ा घर था। कहती है एक घर के अंदर हम दाखिल हुए, सबसे बड़ा जो घर था, ऐसे कई घर बने हुए थे, वो चलते हुए हमें देखते, रुकते, बड़ी बड़ी आंखों वाले, और इधर उधर हो जाते। और हम चलते 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 एक बड़ा, सबसे बड़ा, ऊंचा भी सबसे बड़ा था और था भी बहुत बड़ा, बाकी सारे एक ही जैसे घर छोटे छोटे बने हुए थे। उस घर के हम करीब पहुंचे तो उस घर का हमने दरवाज़ा खोला तो हम जब अंदर दाखिल हुए, बज़ाहिर बाहर से वो इतना कद का ऊंचा घर नहीं था, अंदर तो वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जहां तक मैं ऊपर देखती थी उसकी छत ही छत थी। और सामने जो उन्हीं लोगों की तरह दो बड़े बड़े हेौले जो काले से फिर रहे थे, दो आए, एक औरत और एक मर्द। तो उनके कद क्योंकि इतने बड़े थे, इसलिए शायद इस घर की छत भी इतनी बड़ी बनाई गई थी। जब वो कमरों से निकल के आए तो वो इतने बड़े बड़े थे कि मुझे ऊपर यूं सर करके देखना पड़ा। और जब मैं वहां पहुंची, वो दोनों आए तो वो अपने वालिद के आगे उसने सर हल्का सा झुकाया और मुझे भी इशारा किया, मैंने भी ऐसे सर झुकाया। तो वो बोला ये है। लेकिन उससे पहले उसके वालिदैन और उन्होंने आपस में जो इस ज़ुबान में बात की वो मुझे कतअन समझ नहीं आई। वो कोई एक ऐसी ज़ुबान में बात कर रहे थे जिसको मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन जब वो आपस में बात कर चुके तो उसके वालिदैन फिर मुझसे उर्दू में ही मुखातिब हुए, जो मुझे समझ आ गई। अच्छा, तुम हो वो जिसको हमारे बेटे ने पसंद किया है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैं चुप रही, मैं कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकती। मुझे लेके आया था और मेरे लिए सब कुछ अजीब व गरीब सा था। तो वो अपने वालिदैन से फिर किसी ज़ुबान में बात करता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी बात से कि वो दोनों कोई उलझ रहे हैं बात में, कोई खुश नहीं है, कोई अच्छे तरीके से उस तरह बात नहीं हो रही। तो उसके वालिदैन ने उनसे जब बातें कर ली तो उसके बाद मुझे कहते हैं ठीक है, तुम अभी जाओ, फिर तुम्हें हमारा बेटा लेके आएगा। तो उसने फिर से झुक के यूँ सर किया, मैंने भी झुक के सर के किया और हम बाहर निकले। तो वो मुझसे बोला अभी पहली दफ़ा था मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लाया था, दूसरी दफ़ा तुम्हें वजूद के साथ लाऊंगा। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा है वो बाद में समझाऊंगा। उसी तरह उसने मुझे वापस लिया, उसी तरह हाथ से पकड़ा और उसी तरह ही वो मुझे लेके आया और ला के मुझे उसी तरह कमरे के अंदर आके मुझे उसने छोड़ दिया। और जब मुझे कमरे के अंदर उसने छोड़ा तो मैंने क्लियर देखा कि मैं चलती हुई अपने बिस्तर के करीब गई हूँ और उस बिस्तर के करीब जाके मैं लेट गई हूँ। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसी जिस्म के अंदर गई हैं? कहती नहीं, मैं अलग से लेट गई हूँ। उस जिस्म के अंदर मैंने देखा वो लेटा पड़ा है, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही वजूद पड़ा हुआ था, मैं जाके साथ में लेट सी गई हूँ। और मैं याद रहा है, ये मैं सोचती रही हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ दिनों के बाद वो जब दोबारा उसके पास आया है तो वो आके उसको बोला है तैयार हो जाओ, आज अम्मी अब्बू से तुम्हें मिलवाने के लिए जाना है। और जब उसने कहा तैयार हो जाओ तो वो समझ नहीं सकी क्या तैयार हूं, तो असल में आज वो उसके वजूद को लेके जाने के लिए आया था। वो लेटी रही, वो समझ नहीं सकी, तो वहीं खड़े होके उसने कुछ पढ़ा और पढ़ के हाथ का कहता है मेरे ऊपर यूँ फूंका, तो एकदम से मेरे जिस्म के अंदर इतनी एनर्जी आ गई, इतनी ताकत आ गई, मैं जो हड्डियों का ढांचा हो गई थी ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई, बिल्कुल रिलैक्स हो गई।
जैसे पड़ी हुई थी हड्डियों का ढांचा उससे बहुत खूबसूरत हो गई, अपने उसी तरह रंग और रूप में आ गई जो मेरा हकीकत में रंग और रूप था। उसके वो पढ़ने पे और मेरे ऊपर ऐसे फूंकने पे बिल्कुल मेरा रंग और रूप वही हो गया और मेरे वजूद के ऊपर ऐसे बेहतरीन कपड़े आ गए कि मैं देख के हैरान रह गई। और उसने मुझे हाथ दिया, उसी तरीके मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन आज उसने दरवाज़ा खोला और ये रात का टाइम था, मैंने देखा मेरे घर वाले सो रहे हैं। आज वो लेट नाइट 12-1 बजे के करीब मेरे घर आया था और उसने जब मेरे कपड़े नए पहना दिए, मेरा रंग और रूप वैसा पहले की तरह हसीन और जमील हो गया, तो मुझे दरवाजे से निकाल के बाहर लाया। पहले हम दरवाजे के आर पार गए थे और उसी तरह उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसी तरह हमने सफ़र किया, उसी तरह हम पानी के अंदर गए, पानी की तह में गए। तह में हम चलते चलते चलते, मतलब चल नहीं रहते, बल्कि उड़ते 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 हम उसी गोल से सुराख से काले पहाड़ के अंदर जो था वो उससे निकले। फिर वही सारा मंजर था। दुनिया के अंदर रात हो रही थी, वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे दिन हो रहा था, वहाँ पे सूरज था, वही सारा मंजर था। लेकिन आज पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने जब पहली दफ़ा देखा था मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन आज पहले से भी कई गुना ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी, पहले से भी ज़्यादा कई गुना खूबसूरती थी उन दरख्तों के अंदर, उन परिंदों के अंदर, उन घरों के अंदर, उन खुशबुओं के अंदर। मैं ऐसी दुनियावी चीज़ कोई भी नहीं थी, सब कुछ अलग था। और जब मैं वहाँ कही तो ट्रे में पकड़े हुए सबसे पहले वो मेरे लिए फल लेके आए। जो उस ट्रे के अंदर कई फल रखे हुए थे, उसमें सेब मुझे एक नज़र आया। मैंने सेब उठाया और सेब को जब मैंने एक चक्की मारी तो इतना मीठा सेब, इतना मीठा सेब मैंने दुनिया में एक दफ़ा भी नहीं खाया था। वो इतना मज़ेदार सेब था। उसके बाद हम और आगे गए तो फिर हमारे लिए एक घर के बाहर मुख्तलिफ खानों का अहतमाम किया गया था। ट्रे में बहुत सारे खाने लाए गए। पहले वो जितने भी फिर रहे थे मुझे देखते थे और गुजर जाते थे, रुक के देखते थे, गुजर जाते थे। लेकिन एक बात जो मैंने उस दिन नोट नहीं की थी, आज मैंने नोट की थी। वो मुझे देखते थे, असल में तो वो उस सुलेमान को देखते थे जो इंसानी रूप में अभी भी था। आज जैसे ही हम आए, मैंने वो सेब खाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ खड़ा हुआ वो जो सुलेमान था वो गायब हो चुका था और उसकी जगह पे वैसा ही एक लंबा चौड़ा ऊंचा सा वो बन चुका था जैसे उसके माँ बाप थे। माँ बाप बूढ़े नज़र आते थे, उसका कदो कामत बहुत ऊंचा सा हो गया था और वो जितने भी थे अब उसको देखते और हल्का सा झुक, उसके माँ बाप को उसने झुक के ज़्यादा सर झुकाया था, वो लोग उसको हल्का सा झुक के सर से ऐसे सलाम करते थे, ऐसे झुकते थे, आगे बढ़ जाते। अब वो ऊंचा सा था, उसके साथ मैं नीचे चलती रही, वो सारे झुक झुक के उसको सलाम करते रहे। चलते चलते वो अपने घर के बाहर पहुंच गया। वो एक लंबा चौड़ा सा ऊंचा सा और उसके साथ में एक इंसान, वाहिद ऐसी मखलूक के अंदर, जिन्नात के अंदर चलती हुई उनके साथ जा रही थी कि मैं उस घर के अंदर गई तो उसके अंदर ऐसी आवाज़ें आई जैसे कोई गुस्से में हो। उसने मुझे कहा तुम रुको मैं आता हूँ। वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया और इतनी देर में बाहर मेरे लिए भुना हुआ गोश्त लाया गया जिसमें मुर्गी थी, जिसमें चिकन था। इंसानी खाने जो होते हैं कई तरह के बने हुए थे, उनके मुख्तलिफ थे। तो उनमें से मैंने एक चिकन की बोटी उठाई, गोश्त उठाया और वो इतना लजीज था। मिठाइयाँ लाएंगी मेरे लिए और उसने मुझे कहा तुम खाओ जब तक, ये तुम्हारी सेवा करते हैं, मैं अंदर से होके आता हूँ। मिठाइयाँ लाई गई, कई तरह की मिठाइयाँ थीं, कई तरह के भुने हुए पके हुए गोश्त, हर तरह का खाना। लेकिन मैंने थोड़ा सा खाया, लेकिन इतना लजीज खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। मैं वो खाना खा चुकी तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आया तो कहा आज वालदैन मेरे का मूड ठीक नहीं है, आज मेरे वालदैन गुस्से में हैं, हम फिर आएंगे। उन्होंने कहा है फिर लेके आना, वो मान जाएंगे, तुम परेशान ना हो, आओ हम चलते हैं। मैं वो खाना खा चुकी थी, उसने मुझे वहाँ से लिया और उसी तरह लोग उसको झुक झुक के मिलते रहे, उसको यूँ अदब करते रहे, उसके आगे सर झुकाते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा सर झुकाते थे और वो भी हाथ के इशारे से ऐसे सर झुकाता था। चलते 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 एक दरख्त से उसने फिर एक फल तोड़ा जो एक अंगूर था, गुच्छा था, लेकिन उसके अंदर जो अंगूर लगे हुए थे इतने बड़े बड़े थे जैसे बड़ी बड़ी नाशपाती होती हैं, बड़ी बड़े सेब की तरह बड़े बड़े अंगूर थे। एक अंगूर को भी इस तरह काट के खाना होता था जैसे आप सेब खा रहे हैं। एक बड़े से दरख्त से उसने गुच्छा तोड़ा और मुझे पकड़ा दिया क्योंकि वो अपने उसी लंबे रूप में था और वो मैंने खाया तो वो वाकई अंगूर था, लेकिन इतना मीठा कि मैंने दुनिया के अंदर अंगूर नहीं खाया था। ऐसे ही चलते चलते जब हम उस किनारे पे पहुँचे, जो पहाड़ का एक किनारा था और अंदर सुराख सा था, तो उस जगह पे पहुँचते ही मैंने देखा मेरे पीछे खड़ा हुआ वो शख्स जो अभी
उसी रूप में था, जिनात के एकदम से इंसानी वजूद में आ चुका था। उसने मेरा वहीं पे हाथ पकड़ा, उससे पहले मैं खुद चलती हुई आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा तो हम ज़मीन से ऊपर उठ गए और उड़ना शुरू हो गए, और उड़ते उड़ते सीधे उसी गोल से सुराख के अंदर जो पहाड़ के अंदर बना हुआ था हम दाखिल हो गए। जैसे ही हम उसके अंदर दाखिल होते गए, क्योंकि वो जो सुराख सा बना हुआ था वो पानी में भरा हुआ था, लेकिन वहीं पे पानी आके ख़त्म हो जाता था। बाहर सुराख के बाहर थोड़ा सा नीचे पानी था और अंदर वो सुराख पानी से भरा हुआ था। उसने मेरा जैसे ही हाथ पकड़ा, हम उड़ते हुए उसी सुराख के अंदर पानी में दाखिल हो गए, और पानी के दाखिल होते 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 हम पानी की गहराइयों में निकल आए, सुराख से बाहर निकल आए, और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। उठते 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 हम पानी से बाहर निकल आए, आसमान की तरफ उड़ते रहे, और जब आसमान पे पहुंच गए तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उड़ता रहा यहाँ तक कि फिर जब वो मुझे नीचे लेके आया तो मेरे घर के सहन के अंदर उसने मुझे उतारा, और फिर से उसने दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़े आके मुझे वहीं बिस्तर पर लिटा दिया। और जैसे उसने लिटा दिया उसने कहा, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, मेरे वालिदैन मान जाएंगे, बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं चलता हूँ। और उसके बाद वो मुड़ा और दरवाजे के आर पार चला गया, और तभी मैंने देखा मेरा वजूद वापस उसी तरह हो चुका था, हड्डियों का ढांचा और बीमार सा। और 2 दिन बाद ये भी मुझे भूल गया। मेरा दिमाग उस वक्त जैसे मेरे अपने कंट्रोल में नहीं था, मुझे सब भूल गया। एक दिन भी शायद याद नहीं रहा, जिस तरह पहले याद नहीं रहा था, ये भी भूल गया। लेकिन अब जैसे जैसे मैं नॉर्मल हो रही हूँ, जैसे जैसे मैं सेहत की तरफ वापस आ रही हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो अब मुझे कुछ बातें याद आनी शुरू हो गई हैं, वो मेरी सारी बातें जो मैं भूली हुई थी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोनों दफ़ा जो मैं उसके साथ गई थी वो मुझे याद है, लेकिन अब मामला था उसके वालिदैन का। वो मानते तो वो शादी कर सकता था, अगर वो ना मानते तो वो शादी नहीं हो सकती थी। अब क्योंकि हमारा तय यही हुआ था कि इसके घर वाले इसकी शादी नहीं करेंगे, और इसकी शादी ना होती तो कितना अरसा ऐसा हो सकता था। मैंने उस्ताद से बात की, उस्ताद जी से बात की, और सारा उनके साथ डिस्कस किया। उस्ताद जी से जब मैंने बात कर ली, सारा उनके साथ डिस्कस हो गया, तो तय हो गया कि आगे किस तरह उसके साथ डील करना है। अब ये मुझे मना किया गया कि इसको ज़रा आप ना बताएं, बस मुख्तसर सा बता दें, बाकी सारा बता दीजिए। तो फिर एक दफ़ा उसकी मेरी बात हुई, और वो एक रूप उसके वजूद के अंदर बात नहीं हुई, उसको फिर दूसरी तरीके से मैंने बुलाया और उसकी मेरी बात हुई, और हमारा आपस में सारा तय हुआ। और वो मानने को तैयार नहीं था। इसको भी चलें, अगर मुझे इजाज़त मिल गई ना, मैं इसको एक स्टोरी में आपके लिए इसको फिर से संभाल के रखता हूँ, फौरी नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब तो 1 घंटा 7 मिनट हो गए। तो मतलब उसमें वो मान गया था, उसको मनाया गया था, गुस्से में भी प्यार में भी। वो भी एक लंबी चौड़ी वो हुई थी, और उसमें कुछ और भी ऐसी बातें हुई थी जो इससे हट के थी। ये मैं कभी जिस तरह आज मैंने आपको तफसील से सुनाया ना, वो भी सुनाऊंगा। खैर उसको मना लिया गया और बड़ी मुश्किलों से जैसे कैसे माना। अब उस लड़की की शादी हो चुकी हुई है और वो अपने शौहर के साथ रह रही है। उसके अभी तक बच्चे नहीं हुए, वो मुझसे अभी भी राब्ते में हैं, वो अपने शहर में रह रही हैं। और ये मैं आपको टाइम मिलेगा एक और पार्ट कर लूँगा, अभी फौरी नहीं, कल नहीं, आगे कहीं सुना दूंगा कि फिर किस तरह उसको मैंने मनाया। ये भी एक लंबी वो है, सुनाने वाली है, मज़ेदार। फिर किस तरह मैंने उनकी शादी के लिए रिश्ता आया, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने देखा, दोनों को फ़ाइनल किया। मैंने कहा ठीक है, आपको ये करनी चाहिए, आपके लिए सूटेबल रिश्ता है, और इस तरह वो सारा, ये भी एक लंबा वो है। उसके शौहर को भी बताया गया क्या क्या, वो मैं आपको सारा किसी आगे चल के इंशाल्लाह कहीं वो मैं मारो की ये कहानी भी आपको सुना दूँगा। लेकिन उनकी शादी होगी मारो का बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो फिट है अल्लाह की रहमत से, वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अब एंड में अभी इसमें सुनाने वाला है जो आगे सुनाऊंगा, 2 बातें सिर्फ बताता जाऊं। एक दफ़ा वो उसके हमजाद को लेके गया था, और एक दफ़ा वो उसने अपने जादू के ज़रिए उसको वापस उसी रूप में ले आया था जिस रूप में वो थी। हकीकत में वो ढांचा बन चुकी थी, लेकिन उसने वक्ती तौर पे उसको जादू के ज़रिए, जिस तरह वो खुद रूप धार सकता था जादू के ज़रिए, एक ताकतवर कबीले के बाप का बेटा था सुलेमान, उसी तरह उसने अपने जादू के ज़रिए उसका वही रूप धार दिया था आर्जी तौर पे जो उसका हकीकत में रूप था। और जब उस लड़की ने अपने आप को देखा था तो वो समझ गई थी मेरा तो यही रूप है, इसलिए उसको अनोखा नहीं लगा था। लेकिन वो वक्ती उसने जादू के ज़रिए उसका रूप धारा था, हकीकत में वैसी नहीं हुई थी।
एक दफ़ा वो उस लड़की के वजूद को वहाँ रख के उसके साथ जुड़ा हुआ जो उसका हमजाद है उसको हमजाद को लेके गया था, इसलिए वो दोनों दरवाजे के आर पार गुजर गए थे। और दूसरी दफ़ा क्योंकि उसको इंसानी वजूद में ठीक करके लेके गया था, इसलिए उसको दरवाज़ा खोल के दरवाजे के आर पार नहीं लेके जा सका था, इसलिए उस वजूद को दरवाज़ा खोल के और दरवाज़ा खोल के ही वापस छोड़ के गया था। इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, आपका इंटरेस्ट शो होगा तो इंशाल्लाह आगे आपको सुना दूंगा। अभी थके हूँ, बस इतना आज के लिए काफ़ी है। तो कहानियों का सिलसिला आपका जारी, इसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। राज की बातें भी आज खोल दी हैं, नहीं खोलना चाहता, फिर भी देखें मैं खोल दे रहा हूँ। और ऐसे ऐसे पॉइंट बता दिए हैं जो सही माने में अमलियात को जानता होगा ना, वो कहेगा कि यार इस बंदे ने कैसे बता दिया सारा कुछ सच। ये लोग बताते नहीं हैं। ये जो ड्रामे होते हैं ना जी, हाजिर हो गया, ये कर दूंगा, उसको बुला रहे हैं, ये कर, इस तरह नहीं होता। ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये नहीं बताते जो जेन्युइन लोग होते हैं। लेकिन आज मैंने ये स्टोरी में आपको लाइव, ये स्टोरी में लाइव कह रहा हूँ, स्टोरी में सारा रियल बता दिया है। तो रिक्वेस्ट करूँगा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जितनी भी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ है उसको आदत बना लें, शुरू में या आखिर में या देखने से पहले लाइक किया करें, या एंड में जब बंद करने लगते हैं तो मैं याद करा रहा होता हूँ आपको कि इसको लाइक कर दें। तो इसी मेरे कहने पे, रिक्वेस्ट पे आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। इसका तरीका यही है, आप कहानी मुझे लिख के भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं वॉइस मैसेज। लेकिन शुरू में आपने कहानी में तारुफ कराना है, आपका नाम क्या है, किस इलाके की कहानी है, सारे जितने भी किरदार हैं उनके नाम, शहर, रियल बताने हैं। और मुझे ये आगे बता देना है कि मैं रियल ही बताऊं या मैं फर्जी कर दूं। और उसके बाद जब आप इसको रिकॉर्ड कर लें, वॉइस मैसेज को सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, और सेंड करने के बाद आखिर में एक लफ्ज़ लिखें स्टोरी, STORY, या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। या आप लिख के भेजना चाहते हैं तो लिखी हुई कहानी को पहले आप सेंड कर दें, और उसके बाद एंड में फिर से एक आखिरी लफ्ज़ लिखें STORY स्टोरी, या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। यानी ये लाजमी है, भेज दें और उसके बाद आखिर में लफ्ज़ स्टोरी लिख दें। और इसको जिस नंबर पे सेंड करना है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।